गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आइए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अगली क्लास जो है हमारी क्लास नंबर 4 जो है उसको शुरू करते हैं। तो ज्वाइन फास्ट। हम लोग एडवर्ड एल्बर्ट की बुक को जो है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जो है पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो है इसमें चैप्टर नंबर 3 शुरू हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 3 आज हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में क्या हमारे पास है। चलिए फटाफट आप लोग आ जाइए। ज्वाइन फास्ट स्टूडेंट्स। वी आर स्टार्टिंग द क्लास। ओके, सो चैप्टर 3 द एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर को हम पढ़ते हैं। चौसर जिनके बारे में अगर पिछली क्लासेस में हमने बात करी होंगी तो वी हैव टॉक अबाउट इट दैट चौसर क्या है? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ओके, कमेंट करिए कितने लोगों को पता है कि चौसर जो है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहे जाते हैं। तो आइए हम चौसर की एज में बात करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस समय क्या था चौसर की एज में। पहले हम लोग चौसर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, फिर जो है लिटरेरी बैकग्राउंड की बात करेंगे, चौसर के बारे में बात करेंगे, और भी जो फेमस राइटर उस एज में हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चौसर का जो ये पीरियड है, एज ऑफ चौसर कहलाता है। इसमें 3 राजा हुए थे, 3 किंग्स का कह सकते हैं कि जो है रेन कवर करता है। ये तीनों किंग कौन कौन से थे? तो सबसे पहले एडवर्ड थर्ड थे। एडवर्ड थर्ड थे। एडवर्ड थर्ड के शासन में ये पैदा हुए थे, मान सकते हैं आप। जब ये 37 में एडवर्ड थर्ड जो है क्राउन पर आए थे। उसके बाद एडवर्ड थर्ड के बाद रिचर्ड सेकंड है। रिचर्ड सेकंड जो है 1377 में आए थे। उसके बाद जो है हेनरी फोर्थ हैं, जो कि हमारे 1399 में आए थे। तो ये तीनों के शासन में, हालांकि इनके शासन में बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, 1400 में से जो है आपके चौसर महोदय की डेथ हो जाती है। तो आइए हम एक बार इस पर नज़र डालते हैं कि क्या जो है एल्बर्ट साहब हमारे पास क्या लेकर के आए हैं। तो कह रहे हैं कि दिस पीरियड इज मच शॉर्टर कंपेयर टू द प्रीवियस वंस। अगर हम ये पीरियड वाइज अगर बात करें तो पीछे हमने जो 2 पीरियड पढ़े हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड, तो कह रहे हैं उस पीरियड से छोटा है, काफी छोटा पीरियड है। इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द रेन्स ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड। ज्यादातर इसमें जो है किंग एडवर्ड थर्ड का शासन हमें दिखाई देता है, 1337 से लेकर के 77 तक। मतलब ऑलमोस्ट जो है 1337 से 77 तक अगर हम बात करें, माइनस करें, तो लगभग 40 साल का पीरियड जो है चौसर के एज का, वो एडवर्ड थर्ड के रेन में बीतता है। एंड द लॉन्ग वॉर्स विथ फ्रांस ड्यूरिंग हिज टाइम। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए, 1338 में इंग्लैंड का जो है फ्रांस से युद्ध शुरू होता है, 100 ईयर वॉर जिसको बोलते हैं, इंग्लैंड और फ्रांस का। तो 100 ईयर वॉर जो है वो बिगिन होता है 1338 में। तो इसी चौसर की एज में इसकी शुरुआत मानी जाती है। ये पॉइंट आप नोट करते चलेंगे। इट ऑल्सो कवर्स द रूल ऑफ हिज ग्रैंडसन। अच्छा, इनके जो ग्रैंडसन थे एडवर्ड थर्ड के, रिचर्ड सेकंड, इनका रूल शुरू होता है 1377 से लेके 1399 तक, लगभग मतलब 22 साल जो है ये चलता है। हु बिकेम किंग इन 1317। तो रिचर्ड सेकंड जो है कब बने राजा? तो 1377 में, ये आप याद रखेंगे। एंड द मेजर पॉलिटिकल चेंज इन 1399 में रिचर्ड सेकंड जो है इनको हटा दिया गया और राजा बन गए वहां पे हेनरी फोर्थ, जो कि पहली बार इंग्लैंड के सिंहासन पर लैंकास्ट्रियन डायनेस्टी का कोई व्यक्ति राजा बना। तो ये ध्यान रखिएगा, लैंकास्ट्रियन डायनेस्टी यहां से शुरू होती है 1399 से, जब हेनरी फोर्थ जो है क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। हाउएवर फ्रॉम द लिटरेरी पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स वर सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस। इस समय काफी समाज में चेंजेस आ रहे थे। हमने आपको बताया था कि रेनेसा अगर हम देखें थोड़ा बहुत यहाँ पर महसूस किया जाने लगा था। तो इंटेलेक्चुअल लोग बढ़ रहे थे, सोसाइटी में करप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा था, खास करके चर्चेज में जो है करप्शन इतना प्रिवेलेंट था कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो सोसाइटी में थोड़ा सा रिवोल्ट टाइप का था
और इंटेलेक्चुअल्स आगे आ रहे थे, तो सोसाइटी में थोड़े चेंजेस भी देखने को मिल रहे थे। और इस समय कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसने इंग्लैंड को हिला करके रख दिया। उसमें से एक था ब्लैक डेथ। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ब्लैक डेथ एक ऐसा डेडली प्लेग था भाई, आप समझ लीजिए कि इसने ऑलमोस्ट जो है टू थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड को समाप्त ही कर दिया था ब्लैक डेथ ने। ये इतना ब्लैक डेथ उस समय आता था। तो ब्लैक डेथ जो है एक मेजर इवेंट जो है उस समय का माना जाता है। डेडली प्लेग कॉज्ड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब बहुत भाई बीमारी फैल गई, लोग मरने लगे। अब मरे, घर अपना छोड़ करके भाग रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, तो गरीबी बहुत ज्यादा फैलती चली गई। अनरेस्ट लोगों के बीच में भाई, किसी को फिक्स ही नहीं है किसका, पता चला कोई अच्छा खासा चल रहा है, अचानक बीमार पड़ गया, वो मर गया, जो है पूरा अनरेस्ट हो गया है। एंड इवन रेबेलियन एमंग पीजेंट्स, और किसान भी बेचारे रिबेल कर रहे थे, क्योंकि उनके पार ऊपर जो है जो एग्रीकल्चर टैक्सेस थे वो काफ़ी बड़े पैमाने पर लगे थे, और प्लेग फैलने की वजह से वैसे भी उनकी लाइफ जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई थी। तो उनके अंदर एक रिवोल्ट हो जाता है, और यही रिवोल्ट बाद में चल करके लोलार्ड्स मूवमेंट का रूप लेता है। तो एट द सेम टाइम जो है पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द चर्च मोर सीरियसली। अभी हमने आपको बताया चर्च में करप्शन बहुत था, और चूंकि चर्च ही उस समय मेन सत्ता हुआ करती थी, राजा तो केवल नाम का होता था, राज जो चलता था वो चर्चेज के आदेश से चलता था। तो चर्चेज पर भी लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दिए कि भाई जो है तुम ये क्या कर रहे हो, किसी को चर्च में जाने नहीं दोगे, फिर इतना टैक्स चाहिए, ये जो है धार्मिक जो रिलीजियस टैक्स है ये है। तो दुनिया भर की चीज़ें थी जिसको लोग अपोज करना शुरू कर देते हैं, और इसी क्रिटिकल थिंकिंग और इसी अपोजिशन में दो नाम सामने आते हैं। एक हमारे हैं जॉन वाइक्लिफ साहब, जिनको जो है हम लोग रिफॉर्मर बोलते हैं, और एक जो है लोलार्ड मूवमेंट शुरू हुआ, द लोलार्ड्स जो है। ये दो चीज़ें यहाँ पर मेजर इवेंट उभर के सामने आती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, चौसर की एज में आप ब्लैक डेथ को याद रखेंगे, ब्लैक डेथ के साथ साथ पीजेंट्स रिवोल्ट को याद रखेंगे, और लोलार्ड्स मूवमेंट जो पीजेंट्स रिवोल्ट का था इसको आप याद रखेंगे। और यही आप समझ लीजिए जो पीजेंट्स का रिवोल्ट था ना, ये सब के सब आप देखें तो विलियम लैंगलैंड की राइटिंग में भी देखने को मिलता है। लोलार्ड मूवमेंट जो पीजेंट्स रिवोल्ट था, ये पूरा विलियम लैंगलैंड के जो है रचना में हमें देखने को मिलता है। लिटरेरी फीचर्स की बात करें इस समय, तो अभी आपने हिस्टोरिकल देख लिया कि 3 राजा थे, और उसके बाद सोशल में आपने देख लिया कि चर्चेज के खिलाफ क्वेश्चन करना लोगों ने शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे लोगों के अंदर जागृति आ रही थी। और जो है वहाँ पे 2 नेता जो है 2 लोग उभर कर सामने आए, वाइक्लिफ साहब थे, और एक लोलार्ड मूवमेंट चला, पीजेंट्स का रिवेलियन बाद में चल के हुआ। तो लिटरेचर की अगर हम बात करें तो उस समय लिटरेरी फीचर क्या था, तो इंग्लिश जो है अब पहली बार इसी एज में इंग्लिश जो है बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। पहली बार जो ऑफिस की लैंग्वेज है वो इसी एज में इंग्लिश बनती है। इसके पहले तो फ्रेंच थी, लैटिन थी। पहली बार इंग्लिश जो है शायद 1368 का वो टाइम है, एग्जैक्ट टाइम जो है मुझे नहीं पता है, लेकिन 1368 में इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज पहली बार बनती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश होता है। इंग्लिश लैंग्वेज वाज नाउ सेटिंग इनटू अ कॉमन फॉर्म मेनली बेस्ड ऑन द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। और आपको कल भी मैंने बताया था क्लास में कि आज जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट है। दिस वॉज द डायलेक्ट स्पोकन इन लंदन, क्योंकि लंदन में ये डायलेक्ट बोली जाती थी, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी उनमें जो है लंदन में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज थी, और जितने भी बड़े लोग पॉलिटिकल लोग थे, इन्फ्लुएंसर लोग थे, वो सब कहाँ थे, लंदन में ही रहते थे। तो इसलिए लंदन को ज़्यादा जो है वहाँ की डायलेक्ट को प्रेफरेंस दिया गया, और ये डायलेक्ट बाद में चल के वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है। अदर डायलेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर द स्कॉटिश ब्रांच ग्रेजुअली डिसअपीयर्ड फ्रॉम लिटरेचर। और लिटरेचर में थोड़ा सा स्कॉटिश वाला डायलेक्ट मिलता है, कुछ स्कॉटिश राइटर आपको मिलेंगे जो अभी भी उसमें लिखते थे। बाकी धीरे धीरे और जो डायलेक्ट्स थी वो सब की सब क्या हो गई, रिमूव हो गई, सब की सब समाप्त हो गई। केवल बची तो कौन बची, ईस्ट मिडलैंड बची। बाय दिस टाइम फ्रेंच एंड इंग्लिश हैड ब्लेंडेड इनटू अ सिंगल लैंग्वेज। अब फ्रेंच और इंग्लिश मिल करके एक लैंग्वेज लगभग हो गया था, फॉर्मिंग व्हाट वी नाउ कॉल स्टैंडर्ड इंग्लिश। और आज हम इसी को स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड्स इसमें
लोन किए गए हैं, बारो किए गए हैं फ्रेंच से। चॉसर्स वर्क्स वर द फर्स्ट टू फुली एक्सप्रेस दिस न्यू फॉर्म ऑफ इंग्लिश, और पहली बार ये जो फ्रेंच और प्लस ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट थी, ये दोनों मिल करके जो स्टैंडर्ड इंग्लिश आज की बनती है, ये पहली बार सबसे ज्यादा अगर किसी ने इसको पॉपुलराइज किया और इसका उपयोग किया, एक्सप्रेस किया इसको, चौसर थे। और चौसर की रचनाएं। लिटरेचर की हम बात करें तो अब धीरे धीरे थोड़ा सा लिटरेचर में मॉडर्न अप्रोचेज को देखना हम शुरू करते हैं। अ मोर मॉडर्न अप्रोचेज टू लिटरेचर। ड्यूरिंग दिस पीरियड लिटरेचर टुक ऑन अ मोर मॉडर्न टोन। अब लिटरेचर में थोड़ा सा टोन जो है ज्यादा मॉडर्न हो गया। पहले क्या था कि वही रिलीजियस पैगन इन टाइप की पोएट्री लिखा करते थे, वार्स पर, सिवेलरी, रोमांस सब पर। अब थोड़ा सा टोन इसका ज्यादा मॉडर्न हो गया। जैसे क्या हो गया, राइटर्स बिकेम मोर क्रिटिकल। अब राइटर थोड़े क्रिटिकल होने लगे, भाई समाज में क्या हो रहा है उस पर कमेंट करना। शोविंग अ डीपर इंटरेस्ट इन ह्यूमन अफेयर्स। अब ह्यूमन अफेयर्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि किसका शोषण हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन सब में ज्यादा उनको इंटरेस्ट आ रहा है। और उसके साथ साथ एंड क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल बिलीफ। अब यहाँ पर लोग ट्रेडिशनल बिलीफ पर क्वेश्चन करने लगे। भाई आपने ये जादू दिखा दिया, आपका बिलीफ है कि आप ये कर लोगे ईश्वर की, या उनका ऐसे कर लोगे, ये पूजा कर लोगे तो ये हो जाएगा। ये जो ट्रेडिशनल बिलीफ थे इस पे लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दिए कि भाई ये थोड़ी ना हो सकता है, ये हम करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, लोगों के दिमाग में डाउट्स आने शुरू हुए और रीजनिंग धीरे धीरे डेवलप शुरू हुई। और रीजनिंग देखिए, रीजनिंग और लॉजिक तभी डेवलप होती है जब आप पढ़ते हैं। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो स्वाभाविक सी बात है आप ब्लाइंड फॉलोअर बन के रहेंगे। तो धीरे धीरे पढ़ना लोगों ने शुरू किया, अर्थात यहाँ पर क्या हुई, जागृति शुरू हुई। रेनेसा धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आने लगा, अवेक होने लगे, लोग जागने लगे। ब्लाइंड फेथ इन द एग्जिस्टिंग ऑर्डर वॉज बिगिनिंग टू फेड। अब जो ब्लाइंड फेथ था ना पहले के ऑर्डर में, कि जो चर्च ने कह दिया वही सर्व है, जो राजा ने कह दिया वही सर्व है, अब धीरे धीरे फेथ लोगों का डिक्लाइन होने लगा। अरे ये क्या है, जरूरी थोड़ी है, कैसे पता कि ईश्वर ने ये कहा है और ईश्वर ने ये कहा है। लोगों ने लॉजिक लगाना शुरू कर दिया, रीजनिंग लगाना शुरू कर दिया, तो चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। और इसी समय अगर हम आप देखें तो रोमांस की पॉपुलैरिटी, जिसमें एडवेंचर और लव ये दोनों मेन थीम रहती हैं, इसको दिखाया जाने लगा। रोमांस स्टोरीज खूब ज्यादा पॉपुलर होने लगी थी, वो धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती हैं। और चौसर की रचनाएं तो भाई साहब आप समझ लीजिए कि इसने सोसाइटी का कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं होगा जहां जिसको इन्होंने दिखाया ना हो, जिसको मॉक न किया हो, जिसको सटराइज न किया हो। तो ग्रेटेस्ट जो है मॉक राइटर भी हम इनको कह सकते हैं। सोसाइटी के हर एक सेक्शन को मॉक करते हैं। इनकी कंटेम्पररी टेल्स तो आप समझ लीजिए कि पूरी सोसाइटी ही है, पूरा लंदन आप इसमें देख लेते हैं उस समय का। अगर आप कंटेम्पररी टेल्स पढ़ते हैं तो आपको लंदन को और बेहतर जो है, इंग्लैंड को इससे बेहतर आप कभी जान ही नहीं सकते। अगर आपने कंटेम्पररी टेल्स पढ़ लिया तो ये इट मीन्स कि आपने 1390-95 के आसपास के लंदन के लोगों, इंग्लैंड के लोगों को जान लिया कि सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड उस समय कैसी थी। उसके बाद धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा, ड्रामा की तरफ लोगों का झुकाव अब धीरे धीरे देखेंगे तो बढ़ने लगा। यहीं से ड्रामा की ओरिजिन हमें मिलती है, हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ न कुछ जो है राइटर जो है थोड़े बहुत जैसे स्टेज पर परफॉर्मेंस हुआ करते थे। प्रोज में अगर हम देखें तो प्रोज में हमारे बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ। अब पहले तो पोएट्री ही प्रोमिनेंट थीम हुआ, प्रोमिनेंट जो है लिटरेरी फॉर्म हुआ करता था। अब प्रोज बहुत तेजी से डेवलप हुआ। प्रोज को डेवलप करने के लिए एक नई स्टाइल लेकर के आ गए हमारे वाइक्लिफ साहब। और इसी समय कुछ और लोग थे, जैसे जॉन मैंडविले थे, इनकी आप जो है पढ़ेंगे, इनकी वॉयजेस हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। और टॉमस मैलरी है। टॉमस मैलरी ने क्या किया, क्रिएटेड प्रोज दैट वाज बोथ ओरिजिनल एंड पर्सनल। इन्होंने पर्सनल ओरिजिनल दोनों टाइप के प्रोज लिखे हैं। तो यहाँ पर कुछ नाम आपको मिलेंगे इस पीरियड में, जॉन मैंडविले हैं, टॉमस मैलोरी आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो नाम अभी हमने आपको लिया, इसको बाइबल को इंग्लिश में जो है प्रोज में लिखने का काम, इंग्लिश बाइबल को किया था वाइक्लिफ ने, जो है ओल्ड टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन किया था। तो ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि द फर्स्ट पर्सन टू ट्रांसलेट जो है बाइबल इन इंग्लिश। तो
जॉन वाइक्लिफ साहब जो है के लिए जाने जाते हैं। प्रोज को काफ़ी पॉपुलराइज उन्होंने किया था। तो 3 राइटर आप नाम याद रखेंगे, एक मेलोरी साहब का याद रखेंगे, एक वाइक्लिफ साहब का याद रखेंगे, और एक नाम क्या था उनका, यहाँ पर अभी हमने आपको बताया, मैंडविले। तो मैंडविले, मेलोरी और वाइक्लिफ, 3 नाम आप याद रखें। आइए स्कॉटिश लिटरेचर में हम देखें, अभी पीछे हमने बात करी थी ना कि 2 डायलेक्ट जो थी, एक ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट थी और एक स्कॉटिश वाली, यही 2 बची थे। तो स्कॉटिश में कुछ राइटर थे जो अब भी कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में कर रहे थे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम स्कॉटलैंड जो है प्रोड्यूस्ड अ नोटवर्दी राइटर। पहली बार स्कॉट में देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे राइटर आए जिनकी पोएट्री पढ़ने लायक थी और जिनको नाम दिया जा सकता था। तो पहले एक राइटर थे जॉन बॉबर जो है, इनको देख लीजिए 1316 से 95 तक इनका जो है टाइम पीरियड माना जाता है। दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ स्कॉटिश लिटरेचर एज लेटर पोएट्स बिल्ट ऑन दिस ट्रेडिशन लीडिंग टू ए स्ट्रॉन्ग लिटरेरी मूवमेंट इन द फॉलोइंग ईयर्स। बाद में आप देखेंगे तो जॉफरी चौसर के बाद जो है बहुत सारे राइटर आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम चौसर की लाइफ पर थोड़ा सा लाइट डालते हैं कि हमारे एल्बर्ट साहब क्या कह रहे हैं चौसर की लाइफ के बारे में। देखिए ये जो आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है, दिस कंटेंट हैज बीन टेकन सोनली फ्रॉम एडवर्ड एल्बर्ट्स बुक। एडवर्ड एल्बर्ट की बुक से लिया गया है, उसको शॉर्ट थोड़ा करके आपके सामने लाया गया है ताकि आप जो मेन चीज़ें हैं वो जान सकें और इसको समझ सकें और अपने एग्जाम्स को अच्छे से आप कर पाएँ। तो कह रहे हैं कि चौसर की लाइफ के बारे में अगर हम देखें तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें बहुत कम मिलते हैं, ध्यान रखिएगा बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इनकी पोयम में हमें निश्चित रूप से कुछ रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। हिज एग्जैक्ट बर्थ ईयर इज अनसर्टेन, ध्यान रखिएगा पता नहीं है कब वो पैदा हुए थे, लेकिन ये माना जाता है कि लगभग 1340 में चौसर वॉज बॉर्न, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है इसीलिए, लेकिन 1340 आप याद कर लेंगे। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप 1340 ही याद रखें। ही वॉज बॉर्न इन लंदन, लंदन में जन्म हुआ था, एंड इन 1357 ज्वाइंड द हाउस होल्ड ऑफ द डचेस ऑफ क्लैरेंस। लेटर ही सर्व्ड इन द आर्मी एंड वॉज कैप्चर्ड इन बैटल। तो 60 में हम आपको बताते हैं कि ये इनके जो है 1357 में इनके पिताजी चूंकि बिजनेस वगैरह किया करते थे, 1357 में रॉयल फैमिली से थोड़ा सा इनके पिताजी का कनेक्शन था। तो इनको जो डचेज ऑफ क्लैरेंस थी, यहाँ डचेज ऑफ क्लैरेंस का पेक बना दिया गया था, वहाँ पर ये सर्व करते थे पर्सनल सर्वेंट के तौर पर। बाद में इन्होंने आर्मी में भी ज्वाइन किया, माना जाता है कि इन्होंने युद्ध भी लड़ा था और युद्ध में एक बार कैप्चर हो गए थे। तो रॉयल जो है रॉयल फंड से पैसा निकाल करके इनको छुड़ाया गया था, रैंसम दिया गया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बात थी कि भाई राजा जो है अपने फंड से पैसे निकाल करके किसी व्यक्ति को छुड़ाता है, तो इट सजेस्ट कि उनका जो है रॉयल फैमिली में कितना इंपॉर्टेंस रहा होगा। जब ये जेल से बाहर आए, अर्थात जब रैंसम पर छूट कर आए आफ्टर हिज रिलीज, ही एंटर्ड द रॉयल कोर्ट। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, बैटल में लड़े थे राजा के लिए, कैप्चर कर लिए गए, बाद में राजा ने छुड़ाया, तो इनको रॉयल कोर्ट में एंट्री मिल गई। वेयर ही फ्रिक्वेंटली रिसीव्ड फाइनेंशियल रिवार्ड्स फ्रॉम द किंग, जहां पर इनको राजा से खूब पुरस्कार मिला करता था, काफी पैसा वैसा कमा लिया इन्होंने। When Richard II became king in 1377, 1377 में अभी हमने आपको बताया था एडवर्ड थर्ड की डेथ हो जाती है, तो हमारे रिचर्ड सेकंड साहब जो है वो राजा बनते हैं। तो चौसर्स ऑफिशियल पोजीशंस एंड पेंशंस वर रिन्यूड, तो इनकी ऑफिशियल पोजीशंस और पेंशंस फिर से रिन्यू कर दी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवेंट। इन 1378 ही वॉज सेंट टू इटली ऑन वन ऑफ सेवरल डिप्लोमेटिक मिशन। ये इनके लाइफ में बहुत ही चेंजिंग पॉइंट हुआ। इनकी जो हम आगे रचनाएं पढ़ेंगे इटालियन पीरियड की, तो इटालियन पीरियड का जो इनकी रचनाएं हम लोग पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वो इसी डिप्लोमेटिक मिशन जो 1378 में ये गए थे वहीं से सीख करके आए थे। और हमने आपको ऑनेट जब पढ़ा रहे थे तब भी बताया था कि फॉर द फर्स्ट टाइम रेनेसा जो है हम इटली में फुल फ्लेज में था 13th सेंचुरी में। 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी में रेनेसा जो है इटली में फुल फ्लेज था रेनेसा। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में तो अभी हल्का हल्का सा अंकुरण हो रहा था, लेकिन वहां पर पूरा जो है पूरा का पूरा पेड़ बन चुका था रेनेसा। तो वहां पर ये 1378 में गए तो इन्होंने खूब भाई
वहां पर सीखा और सीख करके आए, तो यहाँ पर इन्होंने काफी कुछ लिखा भी। तो ही enjoyed the financial success for some time but later faced of difficulties possibly due to the departure of his patron जॉन ऑफ गाउंट। अच्छा, एक चीज हुआ, जॉन ऑफ गाउंट जो है इनके पैटर्न थे। जॉन ऑफ गाउंट जो है भाग के चले जाते हैं, कहां पर चले जाते हैं? स्पेन। 1386 में ये 1386 में स्पेन चले जाते हैं। क्योंकि जॉन ऑफ गाउंट से इनकी अच्छी खासी बनती थी, इनके पैटर्न थे, तो इनका जो है थोड़ा सा पोजीशन डाउन हुआ और इनके सुख सुविधाओं में और पैसे वैसे में थोड़ी सी कमी कर दी गई। हालांकि लाइफ के एंड में आप देखिए तो यही जॉन ऑफ गाउंट जो हैं, आप देखेंगे तो इन्हीं की फैमिली से क्या होते हैं? राजा बनते हैं 1399 में। तो however towards the end of his life his fortunes improved again. Chaucer became the first poet to be buried. ध्यान रखिएगा, वेस्टमिंस्टर एबे में पहली ऐसे पोएट हैं जिनको दफन किया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, द फर्स्ट एवर पोएट टू बी बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे चर्च, दैट वाज जेफरी चासर। और इन्हीं के नाम से अब इसको कहा जाता है पोएट्स कॉर्नर। ध्यान रखिएगा, वेस्टमिंस्टर एबे पोएट्स कॉर्नर में दफनाए जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जो है पहले व्यक्ति मतलब लिटरेरी पर्सन थे। कौन? जेफरी। आइए हम इनकी पोएम्स को देखते हैं। इनकी पोएम्स को हम लोग 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं। तो इनकी पोएम का हालांकि एग्जैक्ट ऑर्डर बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इनके 3 फेजेस जो है, 3 फेजेस में इनकी पोएम्स को हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो पहला फेज है, आप याद रखेंगे, पहला फेज है आपका फ्रेंच, दूसरा है इटालियन और तीसरा है इंग्लिश। तो 3 पीरियड हैं इनके, ध्यान रखिएगा, द फ्रेंच पीरियड, द इटालियन पीरियड एंड द इंग्लिश पीरियड। 3 पीरियड आप याद रखेंगे, तीनों में डिवाइड करके हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं और हम आगे इनकी जो भी पोएम्स वगैरह हैं तो इन्हीं तीनों पीरियड्स के हिसाब से देखेंगे। तो लेट्स सी क्या क्या इन्होंने लिखा है। फ्रेंच पीरियड में देखें तो फ्रेंच पीरियड में फ्रेंच पोएट्री से, चूंकि शुरुआत में वैसे भी फ्रेंच जो है हमारी लैंग्वेज रही थी, इंग्लैंड में ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच ही थी, तो फ्रेंच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, तो काफ़ी प्रभावित थे फ्रेंच से, तो बहुत सारी पोएम्स इन्होंने लिखी। वहाँ से फ्रांस में फ्रेंच में एक पोएम थी, द रमाउंट ऑफ द रोज, रोमन डेला रोज जिसको बोलते हैं, तो उसी का ट्रांसलेशन इन्होंने किया, उसी से पोएम लेकर के इन्होंने प्रभावित होकर के लिखा द रोमाउंट ऑफ द रोज। ये इनकी सबसे लंबी पोएम है इस पीरियड की, ध्यान रखिएगा, द लॉन्गेस्ट पोएम फ्रॉम दिस फेज। इनकी फ्रेंच पीरियड की सबसे लंबी पोएम कौन सी है? द रोमाउंट ऑफ द रोज। ये क्या है? एन एलिगोरिकल पोएम है, नोट करते जाइएगा, एक एलेगरी है, लगभग 8000 लाइन में लिखी गई है। और ये बेस्ड किस पर है? ये बेस्ड है गुलियम डी लॉरिस एंड जेन डी म्यूंग की एक रचना थी जिसका नाम था ली रोमन डे ला रोज। तो याद रख लीजिएगा, ये दोनों राइट, लॉरिस और म्यूंग, ये दोनों की एक बुक थी फ्रेंच में जिसका नाम था ली रोमन डे ला रोज। उसी को लेकर के इन्होंने ट्रांसलेट किया और अपनी कहानी लिखी और उसको नाम दिया द रोमाउंट ऑफ द रोज। ये 8000 लाइन में लिखी गई है और ये एक एलिगोरिकल पोएम है, ये याद रखेंगे, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। However, modern research suggests that only the first part of this poem was actually written by Chaucer. हालांकि बहुत सारे राइटर ये कहते हैं कि बाकी लाइन तो बाद में जोड़ी गई, शुरुआत की जो 1500-1600 लाइन थी वो चौसर ने लिखी थी, बाकी जो 5500-5600 लाइन है वो अलग अलग राइटर्स ने लिखी है, ऐसा बहुत सारे राइटर्स का मानना है। अदर वर्क्स फ्रॉम दिस पीरियड, इस पीरियड के और भी बुक अगर देखें, इनके फ्रेंच पीरियड का याद कर लीजिए, तो पहला हो गया रोमन डेला रोज और दूसरा आपका हो गया, अंडरलाइन कर लीजिएगा, द बुक ऑफ द डचेस। तो दूसरी इनकी बुक है द बुक ऑफ द डचेस, रिटन इन 1369 आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन ऑफ गाउंट्स वाइफ। जॉन ऑफ गाउंट जो इनके पैट्रन थे, इनकी पत्नी जो है ब्लैंकी की डेथ पर इन्होंने एक पोएम लिखी जिसको नाम दिया द बुक ऑफ डचेस, द बुक ऑफ डचेस। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही फेमस पोएम है, पूछता है अक्सर किसके लिए लिखा है इन्होंने, तो ऑन द डेथ ऑफ द वाइफ ऑफ हिज पैट्रन जॉन ऑफ गाउंट। जॉन ऑफ गाउंट की जो इनके पैट्रन थे उनकी वाइफ की डेथ पर जो है इन्होंने लिखा था।
द पोयम कंप्लेंट अनटू पीटी, अगली पोयम इनकी है तीसरी इस जो है फ्रेंच पीरियड की, द कंप्लेंट अनटू पीटी। और एन एबीसी इसी पीरियड की है, एंड द कंप्लेंट ऑफ मार्स इसी पीरियड की है। तो ये कुछ रचनाएं हैं जिनको आपको फ्रेंच पीरियड में याद रखना है। जो आप नहीं भूल सकते, मैं कहूंगा कि आपको नहीं भूलना चाहिए, वो आपका है रोमन डे ला रोज। ये किससे ली गई है? तो म्यूंग एंड लॉरिस की ली रोमन डे ला रोज वहां से ली गई है। लगभग 8000 लाइन में इसको लिखा गया है। ये आप जरूर याद रखेंगे, एक एलेगरी पोयम है। उसके बाद बुक ऑफ डचेज है, 1369 में ये लिखा गया था। कब लिखा गया था? इनके पैट्रन जो थे जॉन ऑफ गाउंट, उनकी पत्नी की डेथ हो गई, उनका नाम था ब्लैंकी। उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है, तो उसी डेथ पर इन्होंने लिखा था द बुक ऑफ डचेज। तो ये दो पोयम तो आप जो है 100% याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। बाकी याद रखने को आप ए बी सी, द कंप्लेंट ऑफ मार्स, द कंप्लेंट अनटू पीटी भी आप याद रखें तो अच्छा ही है। बट दो पोयम जो है आपको जरूर याद रखनी है और उनके बारे में चीजें। इटालियन पीरियड की बात करते हैं। हमने आपको बताया कि इनके 3 पीरियड थे, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड। तो इटालियन पीरियड में हम इनके देखते हैं, यहाँ पर चौसर की राइटिंग थोड़ी सी इंप्रूव हुई। भाई सीख रहे थे, शुरुआत में तो आदमी ट्राई ही करता है, धीरे धीरे सीखता है। हाँ, इटली गए भी तो इटली अलग अलग राइटर से वहाँ आर्ट और लिटरेचर के अलग अलग विद्वानों से मिल के आए, बहुत कुछ सीख करके आए। तो यहाँ पर इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी और रिफाइन हो गई, काफ़ी अच्छी हो गई, काफ़ी डेवलप्ड हो गई इनकी स्टाइल। यहाँ पर इन्होंने जो है जो लिखा उसमें है एनलिडा एंड अर्साइट, ये आप नोट कर लीजिएगा। और जो इनकी फेमस है वो है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिएगा। अ पोयम नोन फॉर इट्स ह्यूमरस कैरेक्टराइजेशन ऑफ बर्ड्स। इसमें जो है बर्ड्स का बहुत ही बेहतरीन ह्यूमरस कैरेक्टराइजेशन इन्होंने किया है, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। तो ये एक रचना आप ये जरूर याद रखेंगे इनके इटालियन पीरियड की। इसी पीरियड में अगर हम बात करें तो इसी पीरियड में इनकी जो शेक्सपियर भी ट्रायलस एंड क्रिसीड लिखा है, इन्होंने लिखा इस पीरियड की थी इनकी द ट्रायलस एंड क्रिसीड। ये अडॉप्ट की गई थी कहाँ से? बोकैशियो, ध्यान रखिएगा। इनकी ट्रायलस एंड क्रिसीड जो है इटली के थे बोकैशियो की बुक से ये स्टोरी ली गई है, ट्रायलस एंड क्रिसीड की। तो ध्यान रखिएगा, इनकी ट्रायलस एंड क्रिसीड इटालियन पीरियड की है। और जब हम इटली की बात करते हैं तो बोकैशियो का नाम, दाते, बोकैशियो, पेट्रार्क, ये सब आते ही हैं। बोकैशियो से इन्होंने सीखा था, उन्हीं को कॉपी करके या उन्हीं को फॉलो करके इन्होंने बुक लिखी थी ट्रायलस एंड क्रिसीड। However, Chaucer made the tale his own by focusing on deep character development. The poem explored emotions with a new level of psychological insight, particularly in the characters of Cressida and Pandorus. तो इसमें ये दो करेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा। ये करेक्टर कई बार पूछा है, पेंडोरस जो है ये करेक्टर कई बार पूछा ही है। हाँ, ये ध्यान रखेंगे, पहली बार जो है राइम रॉयल स्टैंजा, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 7 लाइन स्टैंजा, 7 लाइन स्टैंजा को हम क्या कहते हैं? राइम रॉयल। द राइम रॉयल स्टैंजा यूज्ड इन दिस पोयम, पहली बार राइम रॉयल स्टैंजा इस पोयम में यूज की गई थी। तो राइम रॉयल स्टैंजा आपसे कोई पूछे तो किसको कहेंगे? 7 लाइन स्टैंजा को राइम रॉयल स्टैंजा करेंगे। ये क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको जरूर ध्यान से पढ़ेंगे और बार बार इनको देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। इस जो है इसी एज से हम देखें तो हमारी जो है इटालियन पीरियड से इनका द हाउस ऑफ फेम है। ये बुक भी इनकी बहुत फेमस है, हाउस ऑफ फेम जो है ये। इसमें चौसर एक ड्रीम देखते हैं कि एक ईगल आता है, उनको अपने पंजे में पकड़ के जो है लेकर जाता है, एक ऐसे पैलेस पर छोड़ देता है जहाँ पर बहुत सारे लोग सक्सेसफुल और फेलर लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। वो उस तरह की ये कहानी है, ये आप याद रखेंगे, हाउस ऑफ फेम। उसके बाद इसी पीरियड से एक आपका है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये भी बहुत ही फेमस इनकी जो है पोयम है। ये ओरिजिनली जो है इन्होंने इसको जो है 19 नोबल वुमेन की कहानी लिखने के लिए इन्होंने सोचा था कि 19 जो है महिलाओं की कहानी लिखेंगे हिस्ट्री से, लेकिन इन्होंने केवल 8 और आधी स्टोरी, मतलब 8.5, 8.5 कहानी से सिर्फ ये लिख पाते हैं। ओरिजिनली प्लान किया था इन्होंने 19। तो ध्यान रखिएगा, इट वाज प्लान टू राइट 19 स्टोरीज ऑफ 19 वीमेंस, बट चासर कुड कंप्लीट ओनली 8 स्टोरीज
एंड हाफ, 8.5 स्टोरीज को इन्होंने सिर्फ कवर किया है। द पोएम इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन अबाउट द डेजी, इसमें एक डेजी फ्लावर है उसका बहुत इंट्रोडक्शन इन्होंने किया है, और सिंबॉलिकल पोएम है, ये आप ध्यान रखेंगे। पहली बार इंग्लैंड में आप देखेंगे तो इंग्लिश पोएट्री में यूज किया गया तो हीरोइक कपलेट। आप अब इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। हीरोइक कपलेट पहली बार किस पोएम में यूज किया गया, तो द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। राइम रॉयल किस में यूज किया गया, तो राइम रॉयल आपका यूज किया गया ट्रायलस एंड क्रिसीड में। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ा करिए। यहाँ पर मैं आपको बार बार जो है चीज़ें अंडरलाइन करता हूँ, आपको बताता हूँ, इसीलिए ये राइम रॉयल स्टैंजा जो है ट्रायलस एंड क्रिसीड में, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका हीरोइक कपलेट जो है ये यूज किया गया है आपके जो है हाउस ऑफ फेम में, ओ सॉरी लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तीसरा हमारा जो पीरियड है वो इंग्लिश पीरियड है। तो इंग्लिश पीरियड में हम बात करें तो इंग्लिश पीरियड में जो है हमारे पास चौसर का सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है वो वन एंड ओनली हम कह सकते हैं, तो क्या है, अभी आपको हमने बताया था, क्या है, द कैंटरबरी टेल्स। इनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि कैंटरबरी टेल्स। और आज अगर हम यूं कहें तो चौसर जो है अगर चौसर कोई पूछता है डू यू नो चौसर, तो पहले कहता है अच्छा वही जो कैंटरबरी टेल्स लिखे थे। तो आप समझ सकते हैं इतने पॉपुलर इनकी कितनी पोएम थी। दिस फेज रिप्रेजेंट्स चौसर्स ग्रेटेस्ट लिटरेरी अचीवमेंट। हिज मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल्स belongs to this period. While he may have started some of the individual tales earlier, the main structure was developed later. ये एक कहानी थी कैंटरबरी टेल्स को हम जब कुछ ऑथर्स और उनकी फेमस बुक्स को डिस्कस करेंगे तो हम चौसर के कैंटरबरी टेल्स को बकायदा आपको जो है ग्राफ बना करके दिखाएंगे कि इनकी जो है कितने कैरेक्टर का इन्होंने प्लान किया था, कितनी स्टोरी लिखने का प्लान किया था, कितना ये कंप्लीट कर पाए, उसके बारे में हम जो है बात करेंगे। यहाँ पर जो मुख्य मुख्य चीजें हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये कहानी जो है बताती है कि 29 पिलग्रिम्स थे, 29 पिलग्रिम्स, ध्यान रखिएगा 29 जो है ये पिलग्रिम्स थे। ये एक श्राइन है टॉमस ए बेकेट का, सेंट टॉमस ए बेकेट का एक श्राइन है, वहां पे ये लोग जा रहे हैं और इन लोगों ने डिसाइड किया है कि जाते समय ये लोग स्टोरी कहेंगे 2 और आते समय 2 स्टोरी कहेंगे, और उसी का कलेक्शन है आपका कैंटरबरी टेल्स। इसमें जो पहली स्टोरी आती है, द फर्स्ट स्टोरी, वो नाइट की स्टोरी आती है, तो ध्यान रखेंगे। और इसमें किसान से लेकर के, नाइट से लेकर के जो है महिला पुरुष कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो आपका कॉबलर हो चाहे बार्बर हो, लगभग हर प्रकार के एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज रिप्रेजेंटेड इसमें जो है इन कैंटरबरी टेल्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये लोग ये प्लान करते हैं कि चलिए भाई हम लोग जो है मंदिर में चल रहे हैं, टॉमस ए बेकेट के श्राइन में चल रहे हैं। पहले नॉर्मली होता क्या था कि डकैतों डाकुओं वगैरह के से बचने के लिए जनरली क्या होते थे, लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और साथ में ग्रुप में यात्राएं किया करते थे। तो ऐसे ही एक जगह थी, वहां पर ये फिक्स हुआ कि भाई सब लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे और यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो वहां पे लोग आते थे। जैसे ही 28 लोग हुए तो वहां का जो इन था, टावार्ड इन जिसको हम बोलते हैं, तो टावार्ड इन में जो है वहां का जो मालिक था वो कहता है कि अच्छा ऐसा है कि हम लोग एक प्लान करते हैं कि रास्ता कैसे बीतेगा हम लोगों का। तो रास्ता बीतने के लिए क्या करते हैं भाई, जो जाते समय 2 स्टोरी एक आदमी सुनाएगा, आते समय सुनाएगा, और सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे जिसकी स्टोरी सबसे बेहतर होगी उसको सब लोग पैसा इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके फ्री सपर देंगे, अर्थात मुफ्त में खाना खिलाएंगे। क्योंकि टावार्ड इनका जो मालिक था वो बनिया था, तो उसने अपना दिमाग लगाया कि चलो इसी बहाने क्या होगा, जो है हमको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे और रास्ता भी आराम से पास हो जाएगा। तो 2 ऑफ द टेल्स आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें बाकी सारी स्टोरीज जो है वो पोएट्री में लिखी गई हैं। केवल 2 स्टोरी, द टेल ऑफ मेलिबस एंड द पार्सन्स टेल, ये प्रोज में लिखी गई हैं। बाकी जितनी स्टोरी है वो किस में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, पोएट्री में। तो ओनली 2 स्टोरीज आर रिटन इन प्रोज, द टेल ऑफ मेलिबस एंड द पार्सन्स टेल।
मोस्ट अदर्स आर रिटेन इन पावरफुल फ्लेक्सिबल 10 सिलेबिक हीरोइक कपलेट, और बाकी सब हीरोइक कपलेट में लिखी गई हैं, केवल 2 कहानियां आपकी किस में लिखी गई हैं, तो ध्यान रखिएगा, बोथ आर रिटेन इन व्हाट, प्रोज। कौन सी, मेलिबस की कहानी और पार्सन की, ये दोनों कहानी जो है प्रोज में लिखी गई। कुछ और फैक्ट्स हम देखते हैं। In addition to the Canterbury Tales, Chaucer wrote several short poems during this period, including the lack of steadfastness. तो इनके इंग्लिश पीरियड में कंटरबरी टेल्स के अलावा हम देखते हैं तो द लैक ऑफ स्टीडफास्टनेस एक पोयम इनकी है, ये भी मिलती है। ये और एक इनकी थी कंप्लेंट ऑफ चासर्स टू हिज इम्पटीपर्स। माना जाता है कि 1399 में जब जॉन ऑफ गाउंट चले गए थे तो बीच में इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। ये बेचारे बड़े मजबूर थे, तो इन्होंने एक बार एक पोयम लिखी कि भैया हमारा पर्स बिल्कुल खाली हो गया, हमारे पास कुछ है नहीं, तो वही लिखा है कंप्लेंट ऑफ चॉसर टू हिज इम्पटी पर्स जो है। तो माना जाता है कि इस पोयम को पढ़ने के बाद जो है जब 1399 में राजा आए तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ इनको थोड़ा बहुत पैसे वैसे दे दो, थोड़ा पेंशन वगैरह इनकी बढ़ा दो। तो ये एक पोयम इस समय की लिखी गई है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इनके वर्क्स की और बात करें तो कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो माना जाता है कि चौसर ने लिखे हैं, हालांकि चौसर ने लिखे नहीं हैं। तो जैसे द फ्लावर एंड द लीफ है, हाँ ये ड्रीम एलेगरी है, द कोर्ट ऑफ लव है, ये माना जाता है इन्होंने लिखा है, हालांकि इनके द्वारा लिखी नहीं की। ये रिसर्च से ऐसा कभी प्रूफ नहीं होता है। ये इनकी इंग्लिश पीरियड की मेन रचना जो आपकी है वो है क्या, द कंटरबरी टेल्स। नाउ के हम प्रोज की बात कर लेते हैं। चौसर की 2 प्रोज अभी आपको हमने बताया ही, टेल ऑफ मेलिबस और पार्सन टेल, ये 2 प्रोज में इनकी लिखी गई है। ये उनकी बेस्ट मानी जाती है। इसके अलावा छोटा मोटा कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट्री वगैरह टाइप का वोकेबलरी वगैरह अपना यूज किया हो तो यूज किया हो, बाकी प्रोज इनका बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है। एक इनकी ट्रांसलेशन है प्रोज में जो है द कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी, इन्होंने बॉथियस की इसको ट्रांसलेशन किया था, आपने पीछे भी पढ़ा होगा बॉथियस को जब हमने पढ़ाया था, इसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया था। बाकी और कुछ इनका खास हमें मिलता नहीं है। तो जो आप याद रखेंगे इटालियन इनके जो है फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड, तीनों की मुख्य 2-2, 3-3 रचनाएं जो इनकी हैं वो आप जरूर याद रखेंगे। इनकी प्रोज स्टाइल आपको देखनी है तो ये एक पैसेज दिया हुआ टेल ऑफ मेलिबस से, वो आप पढ़ सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इस पर बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। इनके पोजीशन की बात करें तो भाई फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहे जाते हैं, तो पोजीशन तो आप समझ ही सकते हैं कितने जो है फेमस थे ये, और आज हम इनको कितना जो है रिस्पेक्ट देते हैं। तो अगर आपको जानना है तो इनका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप देखिए किस प्रकार से इन्होंने जो है सोसाइटी को ऑब्जर्व किया है, और एक एक सोसाइटी के लोगों का ऐसा डिपिक्शन किया है कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितने कीन ऑब्जर्वर थे भाई, लाइफ को कितनी नज़दीक से इन्होंने देखा है, बारीकी से देखा है। तो इनके अंदर ऑब्जर्वेशन का पावर बहुत ज़बरदस्त था, और इनका करेक्टर डिस्क्रिप्शन तो इतना बढ़िया है कि आप इनके करेक्टर को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके बगल का चिंटू पिंटू जो है वही है, ऐसा आपको महसूस होगा। इस तरीके से ये करेक्टर का डिपिक्शन करते हैं, ये भी इनकी पोएट्री की एक बहुत बड़ी खासियत थी, करेक्टर डिपिक्शन। यहाँ नाइट्स टेल से एक लाइन ली गई है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग, जो है इसको आप थोड़ा सा जो है अब बुक से या यहाँ पे PDF पढ़ा हुआ होगा या इसमें से आप पढ़ लीजिएगा। इनके ह्यूमर एंड इमोशन की बात करें तो ह्यूमर करेक्टर को भी बहुत दिखाया, जैसे इनका आप देखें तो ह्यूमरस करेक्टर में वाइफ ऑफ बाथ का एक करेक्टर दिखाया है, ये बिल्कुल कॉमिकल करेक्टर है। जब हम आपको कंटरबरी टेल्स पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि कैसे इनकी मौकरी जो है करते हैं। और एक क्लर्क है जो उसमें ऑक्सफोर्ड का एक क्लर्क है, उसका इन्होंने दिखाया है। और उसके बाद पार्डनर और समनर हैं, इनके ऊपर भी इन्होंने क्या किया है, ह्यूमर अपना दिखाया है। और मिलर, रिवी, कुक, मैंने बताया ना लगभग हर एक सेक्शन सोसाइटी का आपको देखने को मिलेगा, और सब पर इन्होंने क्या किया है, ह्यूमर लगभग सबके डिपिक्शन में इन्होंने अपने ह्यूमर का परिचय दिया है। ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्ट हम इनको कह सकते हैं जो है। Although emphasized humor more, Chaucer also had a gift for pathos। ऐसा नहीं है कि केवल ह्यूमर ही दिखाते थे, थोड़ा सा पैथोस भी इनकी रचनाओं में मिलते हैं। जैसे
इनकी सबसे पैथेटिक पोएम में अगर हम बात करें तो द प्रायरेस टेल है, जिसमें कंटरबरी टेल्स में प्रायरेस की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी पैथेटिक है, और उसके बाद इनकी पोएम द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये भी थोड़ी सी पैथेटिक है। तो पैथेटिक जो है इमोशंस को भी इन्होंने दिखाया है, ऐसा नहीं कि और ह्यूमर को ही दिखाया है। तो यहाँ पे आकर के हमारे चौसर जो है महोदय कह सकते हैं कि इनको हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। स्टोरी टेलर हैं, अच्छा इनको फर्स्ट स्टोरी टेलर भी कहा जाता है कि इसके पहले किसी ने इतना बढ़िया तरीके से स्टोरी राइटिंग नहीं की थी, स्टोरी टेलिंग नहीं करी थी। तो लेट इट गो। नाउ इनकी मेट्रिकल स्टाइल की हम बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछता भी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए हम ज़्यादातर उन चीज़ों को टच करेंगे जहाँ से आपके एग्जाम्स में आते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें आपके कन्फ्यूजन होंगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा ज़रूर, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आपको उन चीज़ों को ज़रूर आपके नज़र के सामने लाएं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि नेट का जो सिलेबस होता है वो बहुत बड़ा होता है, और हाँ इतना अगर हम लोग हर एक पेज को पूरा डिटेल में पढ़ें फिर उसका एक्सप्लेनेशन करें तो हमें लगता है कई कई सालों लग जाएंगे। और एग्ज़ाम में कंपटीशन हर दिन बढ़ता जा रहा है, तो हमें फोकस ये करना है, स्ट्रेटजी ये बनानी है कि हम कैसे एग्ज़ाम्स को निकाल सकते हैं। तो हमारा मेन जो फोकस है आपके ऊपर वो ये है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज देते हुए एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी की तरह पढ़ाएं, ताकि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को निकाल सकें और जल्दी निकाल सकें। तो इनकी मेट्रिकल जो हमने आपको बताया था, तो हीरोइक कपलेट की हमने बात करी थी, तो ही इंट्रोड्यूस्ड डेकासिलेबिक लाइन। तो ध्यान रखिएगा, जो 10 सिलेबल वाली लाइन है ना, उसको इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसको जाता है? तो इंट्रोड्यूस करने का श्रेय चौसर को जाता है। डेकासिलेबिक मतलब 10 सिलेबल। इसके बारे में हम बहुत सारे वीडियोज में चर्चा करते रहते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें आप सिलेबल, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस सिलेबल, इन सब के बारे में आराम से देख सकते हैं। तो डेकासिलेबिक लाइन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा, डेकासिलेबिक लाइन को, एंड मास्टर्ड इट्स यूज इन बोथ स्टैंजा एंड कपलेट। तो इन्होंने इस डेकासिलेबिक को जो है न केवल अपने जो है कपलेट में यूज किया है, बल्कि अपने स्टैंजाज में भी इसका बेहतरीन यूज किया है। और ये इन्वेंटर थे एक स्टैंजा फॉर्म को, जिसको अभी हमने पीछे बताया कि आपसे कोई पूछे हु इनोवेटेड राइम रॉयल स्टैंजा, तो राइम रॉयल स्टैंजा की खोज किसने की थी? तो चौसर ने की थी। ध्यान रखिएगा, राइम रॉयल स्टैंजा क्या होता है? तो 7 लाइन स्टैंजा को हम राइम रॉयल स्टैंजा कहते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? तो राइमिंग स्कीम इसकी होती है ए बी, फिर ये बी आगे चला जाता है और बी सी होता है, फिर सी लास्ट में रिपीट कर जाता है। ये इनकी राइमिंग होती है। तो मतलब एक क्वाट्रेन शेक्सपियर की तरह ही बिल्कुल होता है, ए बी, और लास्ट में बी सी जो है रिपीट कर जाता है, जो कि ये कपलेट आपका लास्ट में होता है। तो आप ये राइमिंग स्कीम याद रखेंगे। राइम रॉयल स्टैंजा 7 लाइन का स्टैंजा होता है, ये याद रखेंगे। राइम रॉयल स्टैंजा की खोज जो है वो चौसर ने की थी, आप ये याद रखेंगे। और इंग्लिश में पहली बार डेकासिलेबिक लाइन को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय चौसर को जाता है। हीरोइक कपलेट का यूज इन्होंने पहली बार इनकी ट्रायल्स एंड क्रूसेड में किया था, आप ये देख लीजिएगा। ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ा करिए, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आप बाद में पूछेंगे कि सर हमने तो बुक पूरी पढ़ ली। कहानी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कहानी आप जानते रहिए, लेकिन फैक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे फैक्ट्स पूछे जाएंगे और उसको जो है आपको बताना पड़ेगा। तो आज हम लोग जो है यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। हम जो है कल इसके आगे और जो राइटर्स हैं जो हमारे इसमें दिए गए हैं एडवर्ड की बुक में, हम थोड़ा सा देखिए फास्ट एंड फॉरवर्ड फॉर्म में पढ़ाएंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो मुझसे ज़रूर पूछ लेगा, ये नहीं सोचेगा कि ये चीज़ मेरी छूट गई है। जो भी आपके डाउट्स हैं जो है आप बिल्कुल बेधड़क होकर के पूछिए। जितना आप पूछेंगे और बेहतर हम अपने वीडियोज़ को बना सकते हैं और बेहतर आपको कंटेंट दे सकते हैं। जब स्टूडेंट इंटरेस्ट लेता है तो क्या होता है कि हम और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो आपके जो रिव्यूज़ हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, वो हमें मोटिवेशन देते रहते हैं। और आप जितना शेयर करेंगे और जितना इसको आगे बढ़ाएंगे, जितने व्यूज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर आते जाएंगे, उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा कि हम आपके लिए जो है ये चीज़ लेकर के आए और आपके लिए कुछ अच्छा करें। और आप इसको एंजॉय करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। एटलीस्ट मैं इतना तो मानता हूँ कि कुछ नहीं तो आपको मैं नेट जेआरएफ जैसा एग्ज़ाम जो है आने वाले समय में क्वालिफाई करा के
आपको दे सकता हूं अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे, और जितना मैं सजेस्ट करूंगा उतना आप पढ़ेंगे, तो श्योर यू विल क्वालिफाई द एग्जाम। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं अपने पूरे अनुभव को आपको देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि परीक्षाएं जो होती हैं वो बिल्कुल युद्ध की तरह होती हैं, और युद्ध हमेशा रणनीतियों से लड़ा जाता है, मैं कि नहीं मसल्स पावर से सिर्फ लड़ा जाता है। रणनीति कैसी आपकी है, तो एग्जाम में रणनीति बहुत जरूरी होती है, कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। नॉर्मली लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारे नोट्स के पीछे पड़े रहते हैं, इनके वीडियोस उनके वीडियोस, बट दे आर नॉट क्लियर कि एक्चुअली क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं। उनको लगता है कि अरे ये बुक्स का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम आपको क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने रख देंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने आपको जो पढ़ाया है, देखिए कैसे क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। बस फर्क इतना है कि यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू लर्न इट लाइन बाय लाइन। आपको लाइन बाय लाइन सबको पढ़ना होगा, सारे फैक्ट्स को नोट करना होगा। जो मैं अंडरलाइन करता हूँ, जो मैं कहता हूँ कि नहीं भूलना है, तो उनको नहीं भूलना है। इस अगर स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ेंगे तो आई एम श्योर इन कमिंग डेज यू विल बी वन एमंग द क्वालिफायर्स ऑफ नेट एंड जेआरएफ। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं से एंड करते हैं। कीप शेयरिंग माय वीडियोस एंड कीप आस्क अदर्स टू ज्वाइन द क्लास। तो कल हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कल, धन्यवाद।